मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली, भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों में मुख्यतः दूत और गुप्तचर व्यवस्था पर आज का ये वीडियो आधारित है। कौटिल्य की जब दूत व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करना चाहें तो पुस्तक अर्थशास्त्र के प्रकरण 1 के अध्याय 16 में दूतों पर विस्तृत विवेचना की गई है और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में और भी डिटेल से इसमें बताया गया है। दूत शब्द की जब बात आती है तो वर्तमान समय में जो विदेशों में रहने वाले राष्ट्र के जो दूत हैं, दूतावास बने हुए हैं, उस प्रकार से दूत व्यवस्था कौटिल्य ने प्रतिपादित नहीं की। वो ये कहते हैं कि विदेशों में राज्य का प्रतिनिधि स्थायी रूप से नहीं रहता था, परंतु किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर या कार्य को लेकर मंत्रणा के लिए विदेश में जाने वाला जो राज्य का प्रतिनिधि होता था उसे दूत कहा जाता था। दूसरे अर्थ में अगर हम इसे कहें तो एक प्रकार से राज्य के संदेशों को दूसरे देश में पहुंचाना, अर्थात संदेशवाहक का कार्य करने वाले को दूत कहा जाता था। तो दूत का मतलब क्या हुआ? एक राष्ट्र की सूचना दूसरे राष्ट्र को देना, अर्थात संदेशों को दूसरे स्थान पर गोपनीय रूप से पहुंचाना और उनके संदेह लाकर अपने राजा को बताना, ये दूत होते थे। परंतु दूत के संदर्भ में उसमें कहा है कि 3 प्रकार के दूत की व्यवस्था थी, अर्थात दूतों के प्रकार थे। एक पहला जो दूत था निसृष्टार्थ कहा गया उसे। निसृष्टार्थ जो है वो एक प्रकार से युवराज या मंत्री या सेनापति, इन 3 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को भेजा जाता था। इतना इंपॉर्टेंट काम होता था और इसको निसृष्टार्थ को सभी प्रकार की संधि करने का अधिकार था, सभी प्रकार के समझौते करने का अधिकार था और ये जो कर आता उसे राजा स्वीकार कर लेता था। इसका मतलब ये पूर्णतः स्वतंत्र और राजा का विश्वास पात्र, राष्ट्र का हितैषी और दूसरे राष्ट्र से समझौते करने में वाकपटु जो कार्य था वो करने वाला निसृष्टार्थ अर्थात प्रथम श्रेणी के दूत कहलाते थे। दूसरी श्रेणी में वो जो दूत आते थे उन्हें परिमितार्थ कहा जाता था। परिमितार्थ जो था वो युवराज से कम अयोग्यता रखने वाला, अर्थात कोई प्रशासनिक अधिकारी स्तर के व्यक्ति को जो एक इन तीनों से नीचे की श्रेणी में आता था उसे निसृष्टार्थ परिमितार्थ के रूप में भेजा जाता था, जिसे एक उद्देश्य देकर भेजा जाता था, एक विषय देकर के भेजा जाता था। उसकी एक सीमा निर्धारित थी कि इस सीमा तक तुम समझौता कर सकते हो, इस सीमा तक तुम कार्य कर सकते हो, इस सीमा से बियॉन्ड आप आगे नहीं जा सकते। वो परिमितार्थ अर्थात मध्यम श्रेणी जिसे हम कहें और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को इसमें भेजा जाता था। और तीसरी स्तर पे जो था शासनहर अर्थात तृतीय श्रेणी का जो दूत है उसे शासनहर कहा जाता था। इसका काम केवल मात्र संदेश पहुंचाना था और दूसरे राष्ट्र का संदेश लेकर आना था। ये संदेश वहन का कार्य तक ही इसकी भूमिका निर्धारित थी। अब प्रश्न आता है कि ये जो 3 प्रकार के दूत थे इनकी योग्यता क्या है? जैसे पहले हमने बात की निसृष्टार्थ, तो निसृष्टार्थ युवराज है अर्थात राजा की योग्यता रखने वाला हो। दूसरा अमात्य है अर्थात अमात्य की योग्यता रखने वाला हो, जिसमें साहस हो, उत्साह हो, धैर्य हो, आरोग्य हो वो व्यक्ति, और उसी के साथ निर्भीक हो, वाक्पटु हो और राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो, सेनापति। इस प्रकार की उनकी योग्यता थी निसृष्टार्थ की। तो ऐसी योग्यता रखने वाला हो। और इन योग्यताओं के साथ 2 चीजों की अयोग्यता थी दूतों के बारे में कि अगर वो मद्यपान करता है तो विदेशी राष्ट्र उसे मद्यपान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मदिरा पिला करके उसके मन की बात जान सकता है, उसकी हत्या भी कर सकता है और दूसरे राजा का दूत बनाने के लिए उसे तोड़ भी सकता है। दूसरी ओर पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए वो। अगर दूसरी स्त्रियों के लिए वो पर स्त्रीगामी होगा तो उसे विभिन्न प्रकार की स्त्रियां सप्लाई की जाएगी, राजा को नेतृत्व किया जाएगा, दूत को जो है एक तरीके से भ्रमित करके या दूत के संपूर्ण सुरक्षा लेकर के दूत को दूसरे राष्ट्र के राजा उसे व्यभिचारी बना करके अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने राष्ट्र में विष कन्याएं निर्मित की जाए, अर्थात छोटी अवस्था से धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर के ऐसी कन्याएं ट्रेन करती जाती। और विदेशी राष्ट्र का अगर कोई राजा है और शत्रु है, संधि के बहाने आया है, उसे उनसे अगर उनमें पर स्त्रीगामी प्रवृत्ति पाई जाती है तो न उनके चुम्बन से अर्थात जहर उनके शरीर में पहुंच जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये कहा जाएगा कि यहाँ आया था बात करने के लिए और मारा गया, या किसी
साला में मारा। इस प्रकार से वो अपने के लिए भी ये कहता है कि इस प्रकार की कमियां रखने वाला दूत नहीं होना चाहिए। तो ये दूत की योग्यताएं हैं, और योग्यताओं के बाद प्रशासनिक कुशलता और ये चीजें उसमें। तो दूत के कार्य क्या है, कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली दूत के 3 कार्य मुख्य माने गए हैं। पहला कार्य संदेशों को पहुंचाना, दूसरा कार्य है शत्रु राजा के मित्रों में फूट डालना और उन्हें अपना मित्र बना लेना, फूट डालना और अपना मित्र बना लेना, और तीसरा गुप्तचर जो संदेश हैं, गुप्तचर जो सूचनाएं लाते हैं, जो संदेश भेजते हैं, उन सारे संदेशों का संग्रह करना और अपने राष्ट्र के कैदी जो दूसरे राष्ट्र की जेल में बंद है उन कैदियों को मुक्त करवाना, ये दूतों का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। कौटिल्य ऐसा वर्णन देते हैं। परंतु इस सारे कार्य के लिए, इस दूत कार्य की व्यवस्था के लिए कौटिल्य गुप्तचर व्यवस्था का एक स्थायी प्रतीक बनाने की, स्थायी संस्था बनाने का, स्थायी विभाग बनाने का कार्य करता है। और वो ये कहता है कि ये दूत व्यवस्था जो है इसमें गुप्तचर व्यवस्था की बात है, और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ये कहता है कि गुप्तचर होना राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो गुप्तचर के लिए उद्देश्य क्या निर्धारित करता है, गुप्तचर व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, वो कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था क्यों निर्मित की? पहला उसका उद्देश्य था कि राज्य की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने वाला, आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने वाले गुप्तचर होने चाहिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर होना आवश्यक है, वो ये कहता है कौटिल्य। दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, जासूसी करना, दूसरे राष्ट्र हमारे राष्ट्र के प्रति किस प्रकार की नीति रखते हैं, कैसे षड्यंत्र करते हैं, किस प्रकार की वो जिज्ञासा डालते हैं, या किस प्रकार का उनका सोच है, उसको ज्ञात करना, अर्थात दूसरे राष्ट्र की जासूसी करना, जो आज भी महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र के जासूस दूसरे राष्ट्र में रहते हैं। तीसरी ओर व्यवहारिक स्थिति को ज्ञात करना कि राष्ट्र में राजा के प्रति प्रजा की क्या स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारी राजा के प्रति क्या सोचते हैं, कहीं कोई राज्य षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई राज्य के अंतर्गत कोई जो है जिसे हम कहें कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही, कहीं कोई विदेशी राष्ट्र कहीं कोई दूसरे राजा से मिलकर के एक राष्ट्र को पराजित करने की कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा। तो इन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए कौटिल्य ने स्थायी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में प्रावधान किए और एक विभाग का निर्माण किया, और इस विभाग में 2 प्रकार के गुप्तचरों को 2 प्रकार में बांटने का कार्य। एक प्रकार का तो एक संस्थानिक अर्थात संस्थागत गुप्तचर व्यवस्था की बात करता है, और दूसरा संचारगत भ्रमणशील गुप्तचर व्यवस्था की बात करता है। तो 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था हुई, एक तो स्थायी विभाग जिसमें नौकरी प्राप्त करते हैं, उस विभाग के अंतर्गत सारी चीजें होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, अन्य भी होगा, बाबू भी होगा, पूरा डिपार्टमेंट होगा, और उस वो संस्थागत डिपार्टमेंट कहलाता है। और उसका जो आधार है, कौटिल्य ये मानते हैं कि उसका बेसिक जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो संपूर्ण राज्य में अपनी सेवाएं देते हुए राज्य की दृष्टि पर, राज्य के लोगों पर, अधिकारियों पर पैनी दृष्टि रखने का कार्य करते हैं, और उनकी संपूर्ण जानकारी और सूचनाएं समय समय पर राजा तक पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत वो ये कहता है कि ऐसे पहुंचाने वाले जो दूत हैं वो 5 प्रकार के संस्थागत दूतों को 5 प्रकार के दूत माने गए हैं, जो मुख्य हैं 5 प्रकार में वो परिभाषित करता है कि इसमें जो है 5 प्रकार अर्थात 5 विभाग होंगे, 5 योग्यताधारी होंगे, 5 प्रकार के पद होंगे, जिसमें अगर हम कहें तो काप्टिक, काप्टिक का मतलब होता है वे छात्र, वे विद्यार्थी जो दूसरे राष्ट्र में जाकर और अपने राष्ट्र में भी विद्या अर्जन के माध्यम से, नाम तो विद्यार्थी का है, विद्या का अर्जन कर रहे हैं, और दूसरी ओर वो गुप्तचर का कार्य करते हैं। अर्थात जो ढीठ होते हैं छात्र, स्वभाव से तीक्ष्ण होते हैं, दोषों को जानने की उनमें निपुणता होती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें काप्टिक के पद पर नियुक्त किया जाता था। दूसरी ओर अगर हम कहें तो उदय स्थित संस्थागत में दूसरे जो गुप्तचर हैं वो उदय स्थित है। उदय स्थित का मतलब जिस प्रकार से व्यक्ति कछुआ अपने में सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ये बुद्धिमान होते थे और शुद्ध हृदय वाले लोग होते थे, और सन्यासी के रूप में ये रहते थे। जनता के विचारों को जानने के लिए सदैव उनमें जो है आंतरिक रूप से प्रवेश कर जाते थे। अर्थात एक प्रकार से हम कहें तो ये सन्यासी की तरह रहने वाले लोग थे, जिन्हें उदय स्थित गुप्तचर कहा जाता है। तीसरी ओर गृहपथिक गुप्तचर थे। गृहपथिक जो है वो एक प्रकार से गरीब और दरिद्र किसान होता था,
परंतु वह बुद्धिमान होता था, शुद्ध हृदय होता था, और शुद्ध हृदय होते हुए वह राज्य की नौकरी करता था और राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों को, जो कृषि से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, इस प्रकार की सारी गतिविधियां राजा तक पहुंचा देता था। वैदेह और तापस दो प्रकार के और पदाधिकारी गुप्तचर होते थे, जिसमें वैदेह का मतलब जो अगर हम देखना चाहें तो ये रोजगार विहीन व्यापारी हैं और ये शारीरिक रूप से सशक्त हैं, शत्रु को अपने पक्ष में मिलाने की योग्यता रखते हैं और शत्रु की हर बात को जानने वाले हैं। और तापस जो थे वो मुंडक का मतलब सिर मुंडाए हुए गंजे सिर वाले, फिर जटाधारी, बहुत सारी जटाएं बढ़ाए हुए सन्यासी के भेष में जैसे दिखाई दे रहे हैं, और तपस्याचर, बहुत सारी धूनी लगानी और उसके पास बैठे हुए तपस्या कर रहे तपस्वी आए हैं। ये थे नहीं, ढोंगी होते थे। एक प्रकार से तपस्या का ढोंग रचने वाले बैरूपिये, जटाधारी के बैरूपिये, मुंडक बैरूपिये, ऐसे लोग जो होते थे वो प्रजा में जाकर के वहाँ स्थायी रूप से अपना डेरा जमा लेते थे और डेरा जमा के बाद उनके पास लोग आते थे, सन्यासी आए हुए हैं, ऐसे आए हुए हैं, इनके पास बैठो, उनसे ज्ञान लो, और वो उनके माध्यम से राष्ट्र की सारी गोपनीय बातें सुनकर राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। ये संस्थागत गुप्तचर व्यवस्था का पाठ। दूसरी ओर संचार, हमने कहा कि भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। जो भ्रमण था इसलिए उसे संचार कहा जाता। संचार का मतलब होता है आदान प्रदान करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इनका मुख्य कार्य जो होता था वो राज्य में होने वाले राजनीतिक षड्यंत्रों को ज्ञात करना, पहला काम तो इनका ये था। दूसरा काम इनका क्या होता था, जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो शुद्ध है कि नहीं है, वो राजा के प्रति फेथफुल है कि नहीं है, वो अपना कार्य सही रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं, उनमें कहीं कोई अवगुण और अन्य चीजें हैं कि नहीं है, उन चीजों का ज्ञात करना एक प्रकार से कर्मचारियों की जांच का कार्य भी वो करते थे। और ये जो होते थे ये बेसिकली 4 प्रकार के रूप में इन्हें परिभाषित किया है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, और ये कहा है एक तो सत्री रूप में ये संचार गुप्तचर का कार्य करते थे। सत्री का मतलब क्या था यहाँ, जो विभिन्न प्रकार की विद्याओं को जानने वाले थे और उन विद्याओं के माध्यम से लोगों के मन की बात जानना, लोगों को अपने वश में करना और लोगों के द्वारा उनके भविष्य की योजनाओं को उद्घाटित करने का काम करते थे। जैसे हस्तरेखा विशेषज्ञ, आपकी हाथ रेखा देखी जाएगी और कहेगा अरे आपको तो जो है प्रधानमंत्री बनने का योग है, या थोड़ी सी अड़चन आ रही है आपके, आप तो प्रधानमंत्री बनने लायक हो, राजा बनने लायक हो, तो मैं राजा कैसे बनूंगा, तुम देखिए इस राजा के विरुद्ध बगावत कर दो, सेना बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इस प्रकार का प्रलोभन दे करके कि ये रेखा बन गई है, इस प्रकार से सब तुम्हारा साथ देंगे। ऐसी जो अफवाह फैलाने वाला, इस प्रकार से उसे सम्मोहित करने वाला, इस प्रकार से उसे लोभ के प्रति, इस प्रकार से उसे जो है प्रेरित और प्रोत्साहित करके उसके मन की बात जान लेना और राजा तक पहुंचा देना, इस प्रकार का ये कार्य करते थे। तो हस्तरेखा के माध्यम से ये ऐसे कार्य करते थे और जानते भी थे। ऐसा नहीं था कि हस्तरेखा को नहीं पढ़ना जानते थे, हस्तरेखा में विशेषज्ञ होते थे, उसके आंतरिक बातों को समझना जानते थे और वशीकरण विद्या में माहिर होते थे। ये लोग वशीकरण, एक दूसरे को कैसे वश में किया जा सकता है, उसके टामन टोटके हैं, तंत्र मंत्र है और वशीकरण विद्या के रूप में ये बता। ऐसे ही सगुन विचार, अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो ये होगा, तिल है तो तुम्हारे शरीर में ये होगा, इस अंग का फड़कना है तो ये प्रभाव होगा, इस प्रकार की विद्याओं को जानने वाले सगुन विचार वाले ये लोग हुआ करते थे। और बाजीगरी का काम, बाजीगर मतलब खेल दिखाना, विभिन्न प्रकार की बाजीगरी, ऐसे कार्य जो हम कहें कि सामान्य लोग नहीं कर सकते, जैसे छलांग मारना, आग जलाकर उसमें कूदना, इस प्रकार की बाजीगरी, कलाबाजियां ये जानते थे। इन्हें, इन गुप्तचरों को सत्री कहा जाता था। दूसरे गुप्तचर होते थे रसद। अब रसद का मतलब होता है धन, रसद का मतलब होता है टैक्स। और ये जो थे, ये जो गुप्तचर होते थे, कहने के लिए तो रसद होते थे परंतु ये क्रूर होते थे, बहुत ज्यादा क्रूर होते थे। हत्या करना इनके लिए मामूली और सामान्य बात होती थी। आलसी होते थे और स्नेह रहित, किसी से किसी प्रकार का स्नेह नहीं, अपनी पत्नी और बच्चों से भी स्नेह नहीं करते थे। ये स्नेह रहित होते थे और मृत्यु करने में निपुण होते थे। किसकी कब हत्या करनी है 2 मिनट में उसको जहर दिया ना पानी के बहाने,
उससे जूस के बहाने। इस प्रकार से ये इतने क्रूर होते थे, इन्हें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे जो गुप्तचर होते थे उन्हें रसद कहा जाता। तीसरी श्रेणी के जो गुप्तचर थे वो तीक्ष्ण गुप्तचर कहलाते थे। तीक्ष्ण का मतलब तेज, तीव्र गति वाले। ये शारीरिक बल में सशक्त और सोचता होते थे, जैसे शेर से लड़ लेना, उसके साथ जो है घोड़े से युद्ध करना, उसके साथ जो है बैल से युद्ध करना, आपस में जो है ना मल्ल युद्ध करना। ऐसी शारीरिक शक्ति के बल का प्रदर्शन करने वाले होते थे। और जब ये प्रदर्शन करते तो दुनिया इकट्ठी हो जाती, लोग वहां इकट्ठे हो जाते, आपस में बात करते और उनकी दृष्टि साथ में गुप्तचरी के कार्य में लगी रहती। कितने लोग आए, कहाँ से आए, तुम कहाँ क्या रहने वाले हो, क्या हो, तुम भी सैनिक बन सकते हो। ये इस प्रकार से जांच करके वो वहां पहुंचा। एक होते थे भिक्षुक। अब कहने के लिए तो भिक्षुक शब्द जो है वो साधु के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु यह गुप्तचर है ये भिक्षुक। और ये कौन होती थी? महिलाएं होती थी, जैसे विधवा महिला और स्पेशली ब्राह्मणी है, दरिद्र है। और क्या जानती है? केश श्रृंगार का काम जानती है, गायन विद्या को जानती है, पाक शास्त्र में निपुण है और ग्रह वेदों को जानने वाली है। ऐसी महिलाओं को भिक्षुकी के रूप, भिक्षक के रूप में रणिवास में भेजा जाता था, रानियों के पास भेजा था। क्योंकि राजाओं के विभिन्न प्रकार की रानियां होती थी, कौन क्या षड्यंत्र कर रही है, किस प्रकार की व्यवस्था है, किसका किस प्रकार से षड्यंत्र है। क्योंकि कौटिल्य अपने राजा को यहाँ तक कहता है, अपनी पत्नी के पास रणवास में जाते हुए उसे कटार छुपाकर गुप्तचर सूचनाओं से मालूम करके जाना चाहिए कि कहीं राजा को वहाँ कोई किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। इस प्रकार के उन खतरों को जांच करना, उन खतरों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, ये किया करती थी। ऐसे लोगों के माध्यम से कौटिल्य गुप्तचर व्यवस्था का कार्य करवाने की बात करते हैं। और वो यहाँ तक कहते हैं कि जो अमात्य है वो 3 प्रकार के, जैसे उच्च स्तर का अमात्य, मध्यम श्रेणी का अमात्य, निम्न श्रेणी का अमात्य होता था। और उन अमात्यों की नियुक्ति करते समय, अर्थात अमात्य में से यहाँ है प्रशासनिक अधिकारी, उन अधिकारियों की गुप्तचर, उन गुप्तचरों पे भी गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों पर भी गुप्तचर। जैसे अभय वेतनधारी गुप्तचर जो है वो विदेश में जाता था, तो एक तो इस राष्ट्र के राजा से वो वेतन लेता था और विदेश में नौकरी करता उस राजा से भी वेतन लेता था, दोनों जगह से वो वेतन उठा रहा। ऐसा गुप्तचर अभय वेतन, क्योंकि अगर वहां से वेतन नहीं लेगा तो उस राज्य का ये नहीं माना जाएगा कि मेरा राज्य का नागरिक है या मेरे प्रति भेदभाव है। और इस राज्य से इसलिए ले रहा है कि जिस राज्य का काम कर रहा है वो गुप्तचरी का कार्य कर रहा है, तो दोनों से पैसे लेने का कार्य करता था। अर्थात विदेश में रहते हुए नौकरी करने वाला अभय वेतन भोगी गुप्तचर होता था। परंतु ऐसे गुप्तचरों के बारे में राजा को सतर्क रहना आवश्यक था, क्योंकि वो हो सकता है उस राजा के पक्ष में आपकी सूचनाएं सारी उसको दे रहा हो और हो सकता है उसकी गोपनीय सूचनाएं आपको नहीं दे रहा हो। तो ऐसे गुप्तचरों के लिए वो ये कहता था, इन गुप्तचरों के परिवार को स्वयं राजा को बंधक बनाकर रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं राजा को लेना चाहिए कि तुम विदेश में नौकरी कर रहे हो पर तुम्हारे बच्चे बीवी मेरे यहाँ कारागार में है, अर्थात मेरे देख रेख में, मेरे निरीक्षण में, उनकी शिक्षा है, उनकी दीक्षा है, उनका लालन पालन है, ये राजकोष से होगा और राजा स्वयं उनकी देखरेख रखेगा कि राजा वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से बंदी था उसका परिवार, इसलिए वो दूसरे राज्य में नौकरी करते हुए, पैसा लेते हुए भी गुप्तचरी के रूप में षड्यंत्र अधिक मात्रा में नहीं कर सकता था, उस राजा से षड्यंत्रों के बारे में नहीं देख सकता था। इस प्रकार से ये गुप्तचर लोग जो थे ये शुद्ध प्रकृति और उसके साथ हम कहें भक्तिमान प्रवृत्ति, धर्म प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति से लोगों के बारे में ज्ञात करते थे। अर्थ, जैसे अर्थ के बारे में तो जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो लोभी है क्या, निर्लोभी तो नहीं है, निर्लोभी है, लोभी है, लोभी है तो वो भ्रष्टाचार करेगा, इस प्रकार की जांच का कार्य कराते थे उनसे। ऐसे जो काम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो 3 अर्थ, धर्म और काम, तो जो कामातुर था उसके बारे में जांच करने के लिए वो करते थे कि ये प्रशासनिक अधिकारी कामातुर तो नहीं है, उसके चारित्रिक पवित्रता अपवित्रता को ज्ञात करने का काम करते थे, उसके पास उसकी जो कमजोरी है उसी को भेज करके उसके अकॉर्डिंग देखते थे कि ये कैसा है। ऐसे कोई व्यक्ति भयभीत है, राजा से डरता है कि नहीं डरता है, ऐसे व्यक्तियों को जो डरने वाला है उनकी गुप्तचरी करा के ये डरपोक प्रशासनिक अधिकारी है, तो ऐसे अधिकारी को राजा की सुरक्षा के लिए लगाया जाता था कि राजा के लिए प्राण दे देगा, अगर काम नहीं किया तो राजा मार देगा, इसलिए राजा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और राजा को वो मार भी नहीं सकते क्योंकि राजा से डरते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुप्तचरों के माध्यम से ज्ञात करके वो राज परिवार में अर्थात राजा की सुरक्षा के लिए रखने की बात करता है। कामातुर जो चरित्र वाले हैं ऐसे व्यक्तियों को जो है वो रणवास के लिए रखने वाला की बात करता है। इसी प्रकार से अर्थ जो लोभी है उन व्यक्तियों के बारे में जो है लोभ नहीं करता है, जांच होने के बाद ऐसे व्यक्तियों को वो कोष के लिए, इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से
कौटिल्य जो है अपने राष्ट्र की सूचना, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के साथ परराष्ट्र के संबंधों को ध्यान में रखने का कार्य करता है। और इनकी बेसिक योग्यता अगर हम कहीं देखें तो पहली दृष्टि वाक्पटु, कुशल, बुद्धिमान, निर्भीक और राष्ट्रभक्त, राजभक्त बने रहते थे। ऐसे लोगों को गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी प्रदान की जाती थी। अब अगर हम ये बात करें कि कौटिल्य की ये जो गुप्तचर व्यवस्था है इसका क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, आज भी हम ये देख सकते हैं कि सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन, सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था का निर्माण कौटिल्य करता है। और ये आज के वर्तमान जो युग है इसमें भी संगठित गुप्तचर व्यवस्था आवश्यक है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि कौटिल्य कितना बुद्धिमान, कितना व्यवहारिक राजनीतिज्ञ और कितना सतर्क राजनीतिज्ञ, कितनी पैनी दृष्टि रखने वाला एक विचार है। दूसरी ओर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए जासूसी कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए उस महत्वपूर्ण कार्य को, उस कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए जासूसी के लिए वो गुप्तचर व्यवस्था का निर्माण करता है। और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को जो जानता है कि गुप्तचर कितने महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं, गुप्तचरों के माध्यम से राजा की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, परराष्ट्र के संबंध, ये सारी चीजें गुप्तचरों पर निर्भर करती है। और गुप्तचर पर गुप्तचर रखने का कार्य करता है जिससे वो एक दूसरे के विरुद्ध सारी सूचनाएं राजा तक पहुंच सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य जो है व्यवहारिक और श्रेष्ठ राजनीतिक विचारक, समय काल परिस्थिति को समझने वाला भविष्य दृष्टा और आधुनिक युग में भी उसके विचारों को स्वीकार किया जा सकता है। आज भी उसके विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, उनके विचारों से लाभ उठाया जा सकता है। आज भी राजा अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सुरक्षा और गोपनीय संबंध और विदेशों की जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से की जा सकती है। और ये आजकल भी गुप्तचर व्यवस्था अपने आप में सशक्त माध्यम है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की व्यवस्था के लिए। धन्यवाद।